A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes. In our last class, subject of business studies, class 12 commerce, discussed about the nature and significance of the management and the basic concept regarding the management and its characteristics have already covered. Hoping that you all have gone through the concepts and the characteristics and features. अपन बात करने जा रहे हैं आज अपने इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। तो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट को लेकर के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, देयर ऑब्जेक्टिव्स द कांसेप्ट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड अंडर थ्री पैरामीटर्स। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, देन सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड द लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पहला क्या बताया आपको? ऑर्गेनाइजेशनल यानी खुद का ऑब्जेक्टिव, देन सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए मानिएगा, ठीक है, सोसाइटी के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉइज से बिलोंग करने वाले ऑब्जेक्टिव्स को बोलेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल बेनिफिट्स से बिलोंग करने वाले ऑब्जेक्टिव्स सोशल ऑब्जेक्टिव, और खुद की ग्रोथ, खुद की प्रोस्पेरिटी से बिलोंग करने वाले ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब कवर करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या बताया अभी आपको? ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर कोरिलेटेड विद द प्रोस्पेरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ विल कवर अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव को तीन बेसिक पैरामीटर्स में पढ़ा जा सकता है। पहला आता है उसमें सर्वाइवल। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। एज सून एज the competition in the market is continuously growing or increasing, each and every organization must have to face cutthroat competition. तो इस कंडीशन में जब cutthroat competition है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही हो जाता है कि we need to survive। हमें उस कंपटीशन में सर्वाइव करना पड़ेगा। सर्वाइव करने के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे पास में सेटिस्फाइड कस्टमर्स होने चाहिए, हमारे पास में एडिक्वेट प्रॉफिट होना चाहिए, है? अगर हमारे पास में एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होगा वी कैन नॉट सर्वाइव। हमारे पास में कस्टमर्स नहीं होंगे, मार्केट नहीं होगा, हमारे पास में सेटिस्फाइड कस्टमर्स नहीं होंगे, हमारे पास में क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं होंगे, अगर हमारे पास में कॉस्ट बेनिफिट्स नहीं होंगे वी कैन नॉट सर्वाइव। वी नीड टू थिंक ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। तो सबसे पहली चीज, कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखना, दैट विल बी सर्वाइवल। नेक्स्ट आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मान करके चलिएगा। ये क्या है आपके पास में? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ह्यूज अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस एंड यू वांट एडिक्वेट एंड रेगुलर इनफ्लोज ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट पर आपको कुछ ना कुछ जो एडिक्वेट अमाउंट है वो रिटर्न भी मिलना चाहिए। इफ यू आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स इन रिटर्न यू मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन ऑर्गेनाइजेशन इन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन। अगर प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी कि सर्वाइव का मतलब कंपटीशन में बने रहना, प्रॉफिट का मतलब मिनिमम रिटर्न या एडिक्वेट रिटर्न्स अचीव करना। अगला आएगा ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी से बिलोंग करेगा ग्रोथ। ग्रोथ या तो नंबर ऑफ कस्टमर्स में हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में हो सकता है, प्रोडक्ट रेंज में हो सकता है, मार्केट साइज में हो सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी यूनिट थी इन्फोसिस, ठीक है, एक मुंबई में जब ये बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके बाद में धीरे धीरे फैलता थ्रू आउट वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में ये बिजनेस बढ़ जाता है। तो जब कंट्रीज में अलग अलग बिजनेस बढ़ा है तो इसका मतलब इन्होंने प्रॉफिट भी अर्न किया, ये कंपटीशन में सर्वाइव भी करते हैं और इनके साइज का एक्सपेंशन भी हुआ। अब वो एक्सपेंशन करना उसकी प्रोस्पेरिटी है, उसकी ग्रोथ है। तो यहां पर अपन कहें कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या लिखा जाए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑल दीज एक्टिविटीज व्हिच बिलोंग टू द प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन will cover under organizational objective. It can be studied under three parameters, under three heads. The first one is survival, next one is the profit, and the last one is growth. In case of survival, you need to face the competition. In case of profit, you need to attain adequate and regular profits. And in terms of growth, growth may be in size, may be increase in number of customers, increase in market size, or increase in number of employees. ये सारे के सारे थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो मैनेजमेंट को जनरली कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ सोशल एक्टिविटी या सोशल साइंस। क्यों है?
अपन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोसाइटी में रन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस गेट देयर रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी एंड दे विल हैव टू पे इन रिटर्न टू द सोसाइटी एज वेल। अब जब रिसोर्स सोसाइटी से आते हैं तो इनकी कोई ड्यूटी तो बनती होगी ना, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कुछ देना तो क्या दिया जा सकता है, तो सोसाइटी को बेनिफिट्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म दोनों में दिया जा सकता है। अगर बात करते हैं अपन मॉनेटरी टर्म्स की तो आप ये कह सकते हैं कि भैया आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं। इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी यू मे प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द विक्टिम्स। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यू मे प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइसेस, क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइसेस। अच्छा, बैकवर्ड सेक्शन जो है आपके, वहां पर आप अपने सेटअप क्रिएट कर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा यू मे गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पुअर सेगमेंट और फॉर द बैकवर्ड सेगमेंट कैसे, जैसे अपन कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, यानी कि आदमी काम पर चाहिए, फीमेल काम पर नहीं चाहिए, है? तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट में आप जो फीमेल है उनके लिए रिजर्व सीट रख सकते हैं, यानी कि रिजर्वेशन फॉर द विमेन एम्पावरमेंट या विमेन एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सोसाइटी को आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, यहाँ लिखा आपको क्वालिटी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सोसाइटी चाहती है आप वैसा ही प्रोडक्ट बनाएं, वो सोशल बेनिफिट है। रीजनेबल प्राइसेस सो दैट एवरीवन कैन इजीली अफोर्ड इट। अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्रीजिंग द इनकम लेवल ऑफ सोसाइटी, यू नीड टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉइज को नहीं, क्योंकि एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग तो बात पर्सनल ऑब्जेक्टिव में की जाएगी। सोसाइटी में आप क्या कर सकते हैं, वोकेशनल सेंटर्स खोल सकते हैं। अगर लक्ष्मणगढ़ की बात की जाती है तो पालने वाला ट्रस्ट है आपके पास में, उनका बिजनेस कुछ और भी होगा, लेकिन यहाँ पर वो क्या करेंगे, सोशल बेनिफिट करते हैं, लोगों को काम कैसे किया जाए और जिससे आपकी रेगुलर इनकम चालू हो। तो इस तरह के आप भी मॉड्यूल बना सकते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग आप भी दे सकते हैं। आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है, आपको तो अभी पढ़ना ही है, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब हेल्थ के बारे में आप लोगों ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम सबने सुना होगा। इसके अलावा आपके लीलावती हॉस्पिटल्स हैं, ये जो हॉस्पिटल्स हैं तो अंबानी का हॉस्पिटल है, रतन टाटा का हॉस्पिटल, तो इनका बिजनेस नहीं है। दे आर गिविंग something in return to the society as they are getting resources from society, क्योंकि सोसाइटी से रिसोर्स इन्होंने लिए हैं तो सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं वो सोसाइटी का बेनिफिट है, और जो सोसाइटी का बेनिफिट है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है आपके लिए। उसके बाद में इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एक बहुत ही इमर्जिंग पॉइंट आपके सामने आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इन रेफरेंस विदाउट एक्सप्लॉइटिंग much resources और without harming the potential requirement, यानी कि आप रिसोर्सेस को उनके डिजायरेबल लेवल से ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को आप हार्म भी नहीं करते, उससे अपन क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि एनवायरनमेंट को बनाए रखना, यानी कि अपन कहें कि भैया आपको रिसाइकलिंग करनी होगी, और रिसाइकलिंग कैसे करें, यानी कि वाटर रीयूज करना आपने बहुत सुना होगा, वाटर हार्वेस्टिंग सुना है आपने। अब वो जो रिसाइकलिंग करना है प्रोडक्शन में, उस चीज को इको फ्रेंडली कहा जा सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्लांट्स, यानी कि जहां पर स्मोक इवेजन होता हो तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिट्स जो होंगी वो आपके पास में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्लांट्स लगाएंगे, जिससे कि वो पोल्यूशन को रोका जा सके और जोन डिप्लेशन ना हो, है ना। उसका बड़ा कारण इंडस्ट्रियल इवेजन, तो अपन कहें कि उसको रोका जाए जिससे कि सोसाइटी का बेनिफिट होगा, पोल्यूशन कम होगा। जैसे नेट के ऊपर आपको इजीली दोबारा मैं इन्फोसिस का एग्जांपल दूंगा, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा कैंपस है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है मैसूर के अंदर। आप वहां देखिएगा कि वो कैंपस लश ग्रीन कैंपस, और अंदर जाने के लिए, अंदर आपको मूव करने के लिए साइकिल्स दी जाएंगी। साइकिल्स के बेनिफिट, एक तो पोल्यूशन नहीं होगा, और दूसरा अगर आप साइकिलिंग करेंगे तो आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे। फिजिकल वर्कआउट करेंगे इसका मतलब वो आपके लिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स भी साथ साथ में पढ़ेंगे तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, इनडायरेक्टली इट विल गिव बेनिफिट टू यू एज वेल। यू का मतलब एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज का मतलब लोगों को लेकर बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर सोसाइटी की बात करता हूं यहाँ पर। एम्प्लॉइज की एक बात की एम्प्लॉइज को अलग कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करना है, इको फ्रेंडली मेथड है, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अपन ये मान लेते हैं कि वहां पर साइकिलें अगर चलेंगी तो उससे पोल्यूशन नहीं होगा,
अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होगा तो लोगों को उसका फायदा मिलेगा, है ना। अब अपन कहते हैं दूसरा फायदा भी क्या हो सकता है कि भैया वो जो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, वहां पर कंजम्पशन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपके पास में सोसाइटी के बेनिफिट्स। आपके पास लास्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल, दोनों एक ही के नाम है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी वही है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी वही है। ये किससे बिलोंग करेगा, एम्प्लॉइज से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, एम्प्लॉइज से। ये किससे बिलोंग करेगा, सोसाइटी से। दिस वन इज ऑर्गेनाइजेशन, खुद से, खुद का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशनल, सोसाइटी का बेनिफिट सोशल, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई का बेनिफिट पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, एडिक्वेट सैलरी। एडिक्वेट का मतलब जस्ट, फेयर और इक्वल सैलरी टू कॉम्पिटिटर्स। यानी कि अगर वो एम्प्लॉय आपके पास में काम नहीं करता, वो कहीं और काम करता, तो जितना पैसा उसे वहां मिलता उतना ही पैसा आप दे, वो कॉम्पिटिटिव सैलरी। जस्ट वेजेस का मतलब यानी कि वेजेस अकॉर्डिंग टू हिज जॉब। वो अगर कॉम्प्लिकेशन का लेवल ज्यादा है तो वेज उसी के अकॉर्डिंग हाई हो, ठीक है। जिस नेचर का काम है उस नेचर के अकॉर्डिंग उसे पेमेंट दिया जाए, दैट विल बी एडिक्वेट सैलरी सो दैट द एम्प्लॉय मे फील कंफर्टेबल एट हिज जॉब लेवल। अपने जॉब लेवल पर कंफर्टेबल होकर के काम कर सके, सेटिस्फाई होकर के काम कर सके। दिस इज व्हाई ही मस्ट गेट एडिक्वेट सैलरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द जॉब। अगला गुड वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस जो उसे दी जाए वो उसे इजी और स्मूथ वर्किंग कंडीशंस दी जाए, यानी कि हैक्टिक ना हो। हैक्टिक का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक तो शेड्यूल आपके पास में, अच्छा दो चीजें होती है, एक होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एक होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूं, अगर मुझे 8 के 8 पीरियड कंटिन्यूअसली पढ़ाए, जब मुझे क्लास में दिए जाएं तो 8 के 8 पीरियड में पढ़ा तो दूंगा, लेकिन क्या वो एफिशिएंसी लेवल 7 और 8 पीरियड में आते आते कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पर मुझे बीच बीच में फैटिग दिए जाए, ब्रेक दिए जाए, देन आई विल बी एबल टू रीगेन माय स्टैमिना। और अगर मेरी स्टैमिना रीगेन होगी देन आई विल पुट मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस मोटिव को अच्छे से सर्वाइव कर पाऊंगा। इट इज अ काइंड ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन। एटमॉस्फेयर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पीयर रिकॉग्निशन, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात की जाए। पीयर का मतलब यहाँ पर कलीग्स से है। अब अपन कहें कि जब अपन अपने कलीग्स के बीच में है तो उनके बीच में आपकी पहचान हो, आपका आदर हो, मान सम्मान हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट किसमें जाएगी आपके पास में, पीयर रिकॉग्निशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वांट्स ग्रोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सैलरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टैलेंट। अब वो सैलरी डिपेंड करेगी टैलेंट पर, तो टैलेंट कैसे बढ़े भैया, इंटेलेक्चुअल कैसे बढ़े, when organization provides them regular modules of training programs। अगर रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का मॉड्यूल उस एम्प्लॉय को दिया जाए तो उसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय का इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा। अगर इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा तो उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ग्रो करेगी। एम्प्लॉय के काम करने का जो तरीका है वो भी अपग्रेड हो जाएगा। अगला है सोशल रिकॉग्निशन। न केवल मुझे यहां सम्मान मिलना चाहिए कि अगर मैं मान लीजिए एक जगह काम करता हूं तो मैं बाहर जाकर किसी को बताता हूं कि भैया आई एम वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, आई मस्ट गिव द सोशल रिस्पेक्ट एज वेल। मुझे लोगों के बीच में भी सम्मान मिलना चाहिए कि वाह आप उस जगह पर काम करते हैं, यू आर टू लकी, आप बहुत अच्छे हैं, आप किस्मत वाले हैं कि आप उस जगह पर काम करते हैं। इस तरह से अगर एम्प्लॉय को टेक केयर किया जाए और एम्प्लॉय को उसका रिकॉग्निशन दिया जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाए, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर दी जाए, तो वो एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा। तो एम्प्लॉय का बेनिफिट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सोसाइटी का बेनिफिट सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और ऑर्गेनाइजेशन का खुद का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फॉर दिस वीडियो यू नीड टू कवर ऑल दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स and go through all the questions related to the topic. In case of any query, you may send your queries to WhatsApp. Thank you. Have a good day.